तो विद्यार्थियों, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि अशुद्धियों के आगे विलयन के बारे में पढ़ा था, सांद्रता के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अशुद्धियाँ क्या होती है, मतलब किसी भी वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध है। हमें अशुद्धता के बारे में पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको डेली लाइफ में बताया था, हम किताबें तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम जो उपयोग कर रहे हैं चीज़ें, बाज़ार से जो चीज़ें हम ला रहे हैं, क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि अशुद्ध है तो हमारे हमारे लिए ही हानिकारक है, हमें नुकसान हो सकता है। तो मतलब हमने शुद्धता और अशुद्धता क्या होती है वो पूरा विस्तार से पढ़ा। और फिर बाद में हमने शुद्धता के बारे में पढ़ा। जैसे शुद्धता वो होती है जिसमें एक ही पदार्थ उपस्थित हो, जैसे मतलब एक ही पदार्थ किसे बोलेंगे, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हो, मतलब एक ही प्रकार के कण हो या एक ही प्रकार के पदार्थ हो। जैसे गेहूँ, हमने उदाहरण सबसे पहले लिया था, जैसे गेहूँ है, और गेहूँ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो गेहूँ का मतलब जैसे कि और कोई कंकड़ पत्थर नहीं हो, सिर्फ गेहूँ ही हो, मतलब एक पदार्थ ही हो, सिर्फ गेहूँ ही हो या एक पदार्थ हो। हम जो हमें चीज़ दिखाई देती है उसे पदार्थ बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और पदार्थ एक गेहूँ एक पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ जो स्थान बाहर घेरता है, स्थान होता है जिसमें द्रव्यमान होता है। तो हम इसके बारे में पढ़े थे। फिर बाद में हमने पढ़ा था अशुद्धियाँ क्या होती है, अशुद्धता क्या होती है। हमने अशुद्धियों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, जैसे गेहूँ में कंकड़ पत्थर, कंकड़ हो तो मतलब दो पदार्थ हो गए। और जैसे चावल के अंदर और भी कुछ पदार्थ है, तो मतलब ये अशुद्धि है जो हम खाएंगे। तो सीधा यदि हमने उस गेहूं के अलावा जो और कंकड़ पत्थर उसको अलग नहीं किया तो हमारे लिए सही नहीं है। तो मतलब और भी जैसे हम बाजार से चीज़ें खरीदते हैं, घी वगैरह, उसमें भी लिखा होता है शुद्ध घी है, देसी शुद्ध घी है। तो हर चीज़ शुद्धता के बारे में आप पढ़ते ही हो, आपने कहीं कहीं शुद्ध नाम पढ़ा ही होगा। लेकिन हम आज देखेंगे, मतलब अशुद्धता के बारे में कल पढ़ा था, लेकिन अब अशुद्धियाँ है उसे हम अलग कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारे घर में जैसे आपने देखा, अगर गेहूं के अंदर कंकड़ पत्थर है, उसे हम अलग कैसे कर सकते हैं, उससे क्या अशुद्ध को हम शुद्ध बना सकते हैं। समझे आप, मतलब अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु में परिवर्तन करना या कन्वर्ट करना। समझे आप, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु में बनाना। आज हम उसकी विद्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज मेन पढ़ने वाले हैं मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की विद्या। मिश्रण, मिश्रण किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिले भी हो। मिश्रण बोलो या अशुद्ध पदार्थ बोलो, दोनों सेम ही है। मतलब मिश्रण का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हो। जैसे गेहूं में कंकड़ पत्थर, दो पदार्थ हो गए, दो पदार्थों को मिलना ही अशुद्ध या मिश्रण बोलेंगे। अब मिश्रण के पदार्थों को पृथक्करण करने की विद्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहली विधि पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब जिसमें इसमें क्वथनांक के आधार पर दो पदार्थ होंगे। जैसे कि हम क्वथनांक, मतलब जैसे किसी का क्वथनांक कम है और एक का क्वथनांक ज़्यादा होगा। जिसका क्वथनांक कम होगा वो ऊपर उड़ जाएगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो नीचे बैठा रहेगा। जैसे हम किसी बर्तन में उसको लेंगे, फिर उस बर्तन को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, मतलब जो वो पदार्थ होगा, उस पदार्थ में दो पदार्थ होने चाहिए। समझे आप, दो पदार्थों में से जिसका एक का क्वथनांक कम होना चाहिए, दूसरे का ज़्यादा। तो जैसे पानी में रंग घुला हुआ है, यदि हम इनको अलग करना चाहिए, अब अशुद्ध है, हम इसे शुद्ध करना है, हमें सिर्फ ओनली पर रंग ही चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर वो पानी ऊपर की ओर वाष्प उत्सर्जन मतलब उड़ जाएगा, और पीछे बचेगा वो हो जाएगा। जैसे मतलब हम हेडिंग लिखे, ऐसे आपको बोलने में शायद ही समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला, नोट्स मैं आपको जो बना रहा हूँ वो आपको नोट्स साथ साथ मेरे चलना है, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखेंगे, मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियाँ। मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की विधियाँ। अब मतलब इस विधि में हम मिश्रण के घटक होंगे उसको अलग करना चाहिए। हम मतलब अलग कैसे करेंगे, तो मतलब मैंने अभी आपको समझाया था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में मतलब दो उदाहरण लेंगे। उसी प्रकार और भी कई विधियाँ है,
आगे हम पढ़ेंगे। और मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं अगर आपको ये सवाल पूछ दे कोई, या आपके सवाल आ जाए कि मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने अभी आपको बताया था यदि कोई अशुद्ध वस्तु है, मतलब शुद्ध नहीं है, जैसे कि अब गेहूं में कंकड़ है, यदि हम उसे खाना चाहिए, अगर मतलब शुद्ध वापस बनाना चाहिए, आपने पढ़ा और सर ये शुद्ध होना चाहिए, तो हम शुद्धता के लिए, हम शुद्ध करने के लिए, वापस उस अशुद्ध मिश्रण को वापस हम शुद्ध बनाने के लिए हम पृथक्करण करते हैं। ठीक है, तो पहली विधि है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होगा, इस विधि में मैंने अभी आपको समझाया था, नोट्स बना लीजिए आप। इसी विधि में, इस विधि में दो घटक होते हैं, तथा पृथक क्वथनांक के आधार पर किया जाता है। क्वथनांक के आधार पर अलग या पृथक किया जाता है। अलग या पृथक जिसका कम क्वथनांक होता है वो वाष्प में बदल जाता है। और हमें दूसरा पदार्थ जो हमें चाहिए वो प्राप्त, दूसरा पदार्थ या जो हमें अपना पदार्थ मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले, पानी में रंग का घुलना, वो एग्जाम्पल पे हम समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पानी में रंग का घुलना। पानी में रंग का घोलना। अब देखो, आपने पानी में रंग घोल दिया है, अब आप चाह रहे हो मुझे मेरा रंग चाहिए या कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, मतलब अभी पानी में डाल दिया है, अभी वापस आप प्राप्त करना चाहते हो, मतलब आप वापस, तो आप क्या करोगे, सोचो। तो मतलब पानी है, पानी को यदि हम गर्म करेंगे तो जो पानी में जो रंग है, विलेन पूरा है, इसको हम पानी या रंग न बोलकर विलेन बोल देते हैं। तो मतलब इसको हम गर्म करने पर क्या होगा, पानी होगा, पानी का कम क्वथनांक होता है, रंग का ज़्यादा है, तो मतलब पानी सब विलेन को गर्म करते हैं,
पानी का क्वथनांक कम होने के कारण पानी वाष्प में चेंज हो जाता है। पानी वाष्प में बदल जाता है तथा पानी वाष्प में बदल जाता है तथा पानी वाष्प में बदल जाता है तथा हमें रंग प्राप्त हो जाता है। वाष्पीकरण विधि में मतलब जब दो पदार्थ आपस में घुले हुए होते हैं या आप मिक्स किए हुए होते हैं, घुले हुए नहीं, जब दो पदार्थ होते हैं उन्हें अलग करना चाहेंगे हम, तो मतलब उसे क्वथनांक के आधार पर अलग किया जा सकता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बनाना चाहो जल्दी जल्दी बना दीजिए। वीडियो सही आ रहा है? बना लिया तो यार स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। टेस्ट वाष्पीकरण आपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपकेंद्रीकरण विधि है। अब दूसरी विधि पढ़ेंगे। इस विधि के अंदर क्या होगा, मतलब इसमें अपकेंद्रीकरण विधि के अंदर मतलब क्या होता है कि जब हम दो पदार्थ है, जैसे एक हल्का है और एक भारी है, इस अपकेंद्रीकरण विधि का मेन कारण होता है मतलब तेज घुमाया जाता है इस विधि में। मतलब एक जिसमें दो पदार्थ मिले हुए होते हैं, एक भारी होता है एक हल्का होता है, तो यदि जो भारी है उसको बहुत तेज घुमाया जाता है, इस घुमाने पर भारी होता है वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे दबाव डालेगा। जब कोई भारी वस्तु नीचे दबाव डालती है जो भारी होगी और हल्का कण ऊपर आ जाते हैं। जब दो पदार्थ आपस में मिक्स हुए हुए, एक सपोज करो एक हल्का पदार्थ है दूसरा भारी है, जब इन दोनों को बहुत तेज घुमाया जाता है, इतनी तेज रफ्तार से घुमाया जाता है कि जो भारी वाला होता है वो नीचे की ओर दबाव डालता है, जो हल्का कण होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। समझे आप? तो मतलब इस अपकेंद्रीकरण विधि में दो अलग अलग भार वाले पदार्थों को अलग किया जाता है, ठीक है। अपकेंद्रीकरण विधि में आपको मतलब ये एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना, छोटे छोटे भी आ सकते हैं और बड़े भी आ सकते हैं। मतलब पृथक्करण की विधियाँ 3 विधियाँ समझाइए, ऐसा भी आ सकता है। और ऐसा आ जाए अपकेंद्रीकरण विधि क्या है, ये आने की बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। या बोलेंगे वाष्पीकरण में पदार्थों में वाष्पीकरण विधि में किस आधार पर पदार्थों को अलग किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि में किस
वाष्पीकरण विधि में किस प्रकार किसके आधार पर पदार्थों को अलग किया जाता है या अशुद्धियों को अलग किया जाता है, पदार्थ नहीं अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो इसका मतलब शॉर्ट और एक आंसर होगा, क्या होगा, क्वथनांक के आधार पर। समझे आप, ये क्वेश्चन आ सकता है। और यदि अपकेंद्रीकरण विधि पूछ लिया कि अपकेंद्रीकरण विधि के बारे में मतलब क्या होती है, मतलब तो आप अपकेंद्रीकरण विधि ही पूछेंगे आपको, विधि क्या होगी। तो इसमें हमको ये बताना है कि जब इसमें दो वस्तुएं होती है, जब दो पदार्थों को अलग किया जाता है, जिसमें एक भार के आधार पर, एक कम हल्की होती है दूसरी भारी होती है, इसमें तेज घुमाया जाता है। घुमाने पर जो भारी कण होते हैं वो नीचे दबाव डालते हैं तथा जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। समझे आप, यदि कोई भारी आदमी है वो हमेशा उसको घुमाना मुश्किल होगा, और जो हल्की होगी वो एकदम आराम से घूम जाएगी। जब दोनों पदार्थ साथ साथ है, ये यहाँ पर भारी चीज़ है और ये यहाँ पर हल्की चीज़ है, मैं यदि तेज घुमाऊंगा तो दोनों को तेज घुमाना है, दोनों को बराबर स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से ये तो घुमाएगा, तो मतलब ये घुमाएगा ना, तब मतलब जो भारी होगी तो वो बाहर ज़्यादा होने के कारण वो नीचे ही रहेगी, लेकिन जो हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी। समझे आप। अगर अभी भी समझ नहीं आया है ना, जैसे कि सपोज ये एक अपकेंद्रीकरण विधि इसमें मतलब हम दो पदार्थ रखे, एक हल्का है और एक भारी है, दोनों पास पास में, इनको तेज घुमाते हैं। तेज घुमाने पर क्या होगा, यदि हम इनको तेज घुमा रहे हैं तो मतलब जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा और भारी होगा वो नीचे दबाव डालेगा, मतलब वो नीचे रह जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा। समझे आप। अगर नहीं है अभी आपको मैं समझाऊंगा। इस विधि में इस विधि में मिश्रण लिखिए या शुद्ध पदार्थ जो भी लिखो, ये मिश्रण आसान रहेगा आपके लिए। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को इतना तेज घुमाया जाता है कि भारी कण नीचे की ओर दबाव डालते हैं। भारी कण दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। नीचे की ओर दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले, केरोसिन या मिट्टी का तेल बोलते हैं जैसे, और पानी को, दोनों को अलग करना है, तो अब क्या होगा, इन दोनों को अगर हम घुमाएं, तेज घुमाने पर क्या होगा, या फिर इनको अलग करना चाहिए, या और भी देखते हैं।
जैसे कि कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई जैसे एक भारी हो और दूसरी हल्की हो, उन दोनों को अलग करना है। तो भारी वस्तु जो होगी ना, अपने हिसाब से, जैसे ये है, ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा, इनको इतना तेज घुमाया जाता है, दो पदार्थ है, पहले दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन इनको, दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन इनको तेज घुमाया तो भारी कण होंगे ना, जो भारी कण होंगे और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ये जैसे हल्के कण है, ये भारी कण है, ये हल्के कण, ये हो जाएंगे बहुत ही हल्के कण। समझे आप, इनको तेज घुमाया जाता है, मतलब ये एक मिश्रण है, उस इसके अंदर सारे एक ही पदार्थ साथ में मिले हुए थे। जैसे अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये एक इसके अंदर सारे पदार्थ मिले हुए हैं, इनको हम इतना तेज घुमाते हैं, इसके अंदर होता है फिल्टर। जैसे मिक्सी उदाहरण दे देगा, हमारे घर में मिक्सी है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे एक देसी, मतलब हम घर के अंदर देखते हैं, घर के अंदर हमारे मिक्सी तो आजकल मतलब प्रत्येक घर में होगी या नहीं होगी, आपने मिक्सी देखी होगी। तो मिक्सी के अंदर जब हम कोई भी चीज़ पीसते हैं तो वो उनको तेज इतना घुमाया जाता है, घुमाने पर क्या होगा, जैसे हम किसी भी चीज़ को पीस रहे, जैसे हल्दी पीस रहे, तो मतलब जो पहले पीस लेते हैं, दो अलग पदार्थ नहीं हुए, ऐसे उदाहरण समझ लेते, तो मतलब जो पहले पीसी हुई थी ना, जो हल्के कण, जो मतलब एकदम छोटे छोटे कण है, बहुत ही छोटे बारीक हो गए, पाउडर जैसा बन गया, वो ऊपर आ जाएगा, और जो भारी कण है वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर और जैसे दो तीन पदार्थ है, इसको तेजी से घुमाया जाता है, या वो तो एक उदाहरण था, मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन ये ऐसे आप देखें, जैसे दो पदार्थ मिक्सर है, जैसे अलग अलग है, तो उसमें हम देखेंगे कि यार जो भारी कण होंगे, मिक्सी की तरह तेज घुमाने पर, मिक्सी की तरह तेज घुमाने पर जब जो भारी कण होंगे वो नीचे बह जाएंगे और हल्के कण ऊपर आ जाएंगे। इसे अपकेंद्रीकरण विधि कहते हैं। आप नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स बना लो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर मेरे हिसाब से अगर नोट्स आप बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा काम। पृथक्करण कीप, अब तीसरा पढ़ेंगे पृथक्करण कीप। इस पृथक्करण कीप में क्या होगा कि जब दो भारी वस्तु है, ये भी इसी तरह है,
मतलब इसमें अपकेंद्रीकरण विधि में तेज घुमाया जाता है और पहले में वाष्पीकरण में हम एक को वाष्पीकरण उड़ जाता है, ठीक है। और इसमें मतलब और अपकेंद्रीकरण विधि में क्या होगा, तेज घुमाया जाता है। और अब जो पृथक्करण कीप द्वारा होता है इसमें, इसके अंदर क्या होगा, पृथक्करण कीप के अंदर जब हम दो वस्तुओं को रखते हैं तो मतलब एक भारी होती है एक हल्की होती है। जो भारी होती है ऊपर रहती है नीचे रहती है, भारी वस्तु हमेशा नीचे रहती है और हल्की वस्तु ऊपर आ जाती है। उसके आधार पर जो नीचे आई हुई हल्की वस्तु है उसको हम एक स्टॉप कॉर्क होता है, इसको हम हटाकर मतलब उस जो हल्की वस्तु है जैसे पानी नीचे है और कोई उदाहरण जैसे केरोसिन या जैसे मिट्टी का तेल बोलते हैं वो ऊपर है, तो उसको हम जो पानी को अलग करना चाहे तो पानी को हम बाहर निकालना चाहे तो नीचे जैसे ये बड़ा पात्र है, पृथक्करण की मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे स्टॉप कार्क होता है ऐसे, इसके अंदर क्या होगा कि अगर भारी वस्तु है हल्की वस्तु है तो मतलब ऊपर पानी है, मतलब देखो इसके अंदर पानी और मिट्टी का तेल दोनों है। यदि हम मिट्टी के तेल को अलग करना चाहे तो भारी वस्तु हमेशा नीचे रहती है और जो पानी होगा वो ऊपर रह जाएगा। इसे मतलब जो भारी वस्तु नीचे आ जाएगी भार के आधार पर, तो हम यहाँ से ये यहाँ पर होता है, इसे हम सारा बाहर निकाल सकते हैं, समझे आप। ये सपोज तो इससे हम बाहर निकाल दे, जैसे ये मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल और पानी, तो पानी हमेशा ऊपर रहेगा और मिट्टी का तेल नीचे रहेगा, जिससे हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। ये पृथक्करण की विधि में होगा, समझे आप। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको ऐसे ही बाहर समझा रहा हूँ, समझे आप। हेडिंग लिखो पृथक्करण। इस विधि में मिश्रण को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप में मिश्रण भारी कण नीचे रह जाते हैं। मतलब इसकी खास विशेष ये है कि ये घुलनशील नहीं होना चाहिए। दो पदार्थों को मिलाए ना, कोई भी हो जिसमें घुलना नहीं चाहिए आपस में, ऐसा नहीं भारी और हल्के है लेकिन अघुलनशील होना चाहिए, घुलनशील नहीं होना चाहिए, मतलब अघुलनशील है। जैसे मिट्टी का तेल या जैसे हम बोलते केरोसिन और प्लस पानी, ये दोनों आपस में घुलेंगे नहीं, ऊपर रहेंगे, तो मतलब इसके आधार पर अघुलनशील, इस विधि में अघुलनशील मिश्रण होना चाहिए, अघुलनशील। अघुलनशील मिश्रण अलग करने के लिए पृथक्करण कीप में मिश्रण भारी कण नीचे रह जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर आ जाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, मिट्टी का तेल या तेल और जल। जल इस पृथक्करण क्यूब में रखकर या फिर बाद में ऐसे, ये एग्जाम्पल हो गया उदाहरण, मिट्टी का तेल और जल। और इसमें मतलब मेन होगा वो स्टॉप कारक होता है, उसको हम जब हल्के कण ऊपर आ जाते तथा, यह आपको लिखना जरूरी है पॉइंट, तथा भारी कण को स्टॉप कारक, स्टॉप मतलब जो रोकता है, कॉर्क मतलब ढक्कन, स्टॉप कारक, स्टॉप कॉर्क से खोलकर हम अलग कर देते हैं। स्टॉप कारक को खोलकर भारी कणों को दूसरे बर्तन में अलग कर देते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लिख दीजिए आप, उदाहरण, केरोसिन या मिट्टी का तेल बोल सकते हो, केरोसिन और जल मिश्रण। इसमें मतलब खास चीज जो होती है ना, ये अघुलनशील, याद करना आपको। देखो बच्चों, अभी आपने 3 विधियां पढ़ ली है। पहले पढ़ी थी अभी वाष्पीकरण में क्या हुआ था, मतलब उसे वाष्प की तरह अलग किया था। अब केंद्रीकरण में क्या किया था हमने, तेज घुमाया था। मतलब पृथक्करण की का मतलब ये अघुलनशील द्वारा, मतलब इसमें अघुलनशील एक याद करना जरूरी है। वाष्पीकरण में हमने क्वथनांक के आधार पर अलग किया था, फिर बाद में हमने अलग अलग हिसाब किया था। लेकिन पृथक्करण में आपको ये याद करना है कि इसमें अघुलनशील दर होने चाहिए। अगर घुलनशील दरों को हम अलग नहीं कर सकते, मतलब जो घुलनशील है ना, इस पृथक्करण की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, समझे आप। यदि उनका जो घुलते नहीं है आपस में, अलग अलग रहता है, जैसे पानी की बूंद और जल, नहीं मतलब जैसे जल है और प्लस तेल की बूंद है, ये इस विधि के द्वारा अलग कर सकते। होमवर्क है, आप बताओ। मतलब जो घुलते नहीं है आपस में, जो नहीं घुलते उसे हम अलग कर सकते हैं, वो समझे आप, जो अघुलनशील दरों द्वारा, जो अघुलनशील मिश्रण होता है, समझे आप। या आप नोट्स करो। या मतलब एक इसका फोटो चित्र भी बना सकते हैं। मतलब अभी मैंने आपको समझाया था ना, अगर आप आसानी से समझना है तो इसे हम ये स्टॉप कारक है, स्टॉप कारक। मिट्टी के कण है, मतलब वह मिट्टी का तेल है, केरोसिन।
ये जल है। तो मतलब स्टॉप कार को खोल कर यहाँ पर दूसरा बर्तन, इसके अंदर हम मिट्टी का तेल अलग कर सकते हैं इसको खोलने के बाद स्टॉप कार को। समझे आप? ये मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल अलग करना चाहे या केरोसिन अलग करना चाहे तो मतलब इस स्टॉप कार को खोल कर अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नोट्स बना लो आप। अब तीसरी विधि हम चौथी विधि क्या है आगे हम मतलब इसके बारे में देखेंगे। अब केंद्रीकरण देख ली हमने, पृथक्करण की देख ली। अब हम और इसके बारे में मिश्रण को और कैसे कैसे मिश्रण है जैसे हमें आसानी से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप नोट्स बना लिया होगा बेस्ट। मतलब पृथक्करण की हमने पढ़ ली। पृथक्करण विधि में मतलब दो अघुलनशील होने चाहिए। ठीक है, अब एक और विधि है जो हम और मिश्रण को अलग कर सकते हैं। मतलब जैसे एक ऐसा मिश्रण हो जो मतलब ठोस हो, उसको सीधा हम गैस में बदल दें। मतलब गैस जो मतलब ठोस को पहले हम दरों में बदलते हैं, लेकिन हम एक ऐसी विधि लिखते हैं जैसे मतलब सीधा ठोस को गैस में बदल दे। मतलब जैसे हम पानी है और पानी को हम देखते हैं कि यार मतलब सबसे पहले फ्रिज में रख दे तो वो बर्फ़ बनता है, दरों से ठोस मतलब बर्फ़, और बर्फ़ से दरों में बदलते हैं। और दरों को हम गर्म करने पर पानी को मतलब अगर गर्म करें तो वो गैस में बन जाता है। यदि हम सीधा ठोस से गैस में बदल दें, उसके ऊर्ध्वपातित होता है। मतलब जिसमें दो पदार्थ होते हैं, एक ठोस मतलब सीधा ऊर्ध्वपातित हो जाए, मतलब ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, और जो गैस में बदल जाएगा वो ऊपर उड़ जाएगा, और जो पीछे शेष बच जाएगा उसको हम अलग कर सकते हैं। समझे आप? जैसे अभी मैं आपको लिख कर समझाऊंगा। ऊर्ध्वपतन मतलब इस ऊर्ध्वपतन विधि में और भी देखे। मतलब जैसे एक तो नमक वो एग्जाम्पल है। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड है। समझा? ऐसे आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड है तो हम क्या करेंगे, नमक और अमोनियम क्लोराइड को जब हम अपकेंद्र विधि में इसमें रखेंगे तब क्या होगा कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधा ठोस में होता है, वो सीधा गैस में बदल जाएगा। मतलब द्रव में नहीं बदल कर, लिक्विड स्थिति में नहीं आकर सीधा अपकेंद्रीकरण विधि हो जाएगी। तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसे अब देख रहे हैं ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में दो पदार्थों में से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। है या अर्थात ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित
गैस में परिवर्तित हो जाता है तथा शेष दूसरे पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले, उदाहरण, अमोनियम क्लोराइड तथा साधारण नमक को अलग करना। ये कैसे होगा? जो अमोनियम क्लोराइड होगा ना, अमोनियम क्लोराइड ये ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा तथा नमक शेष समझे आप? इसके अंदर क्या होगा कि जो मतलब नमक होगा ना वो शेष बच जाएगा और अमोनियम क्लोराइड होगा वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा। गैस में बदले क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने पर क्या होगा? उसे हम बाहर मतलब वाष्प के रूप में हो जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा और जो पीछे नमक उसमें बच जाएगा। तो उस नमक को हम अलग कर सकते हैं। नोट्स बना लो आप। इसका चित्र भी बना सकते हैं हम। नोट्स बना लिया? अमोनियम क्लोराइड का नमक को अलग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि का चित्र बना देना आप। अमोनियम क्लोराइड
अमोनियम क्लोराइड है चीनी मिट्टी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली, ठीक है। जैसे तरह यहाँ पर जो होंगे ना, यहाँ ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ पर वाष्पीकृत अमोनियम क्लोराइड, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड तथा ये वाष्पित अमोनियम क्लोराइड। समझे आप? ये अलग से रुई का पलक, ये आप चित्र भी बना दो, अच्छा नहीं बना है तो भी मतलब आप अपने हिसाब से बुक के अंदर देख कर बना सकते हो, ठीक है। ऑफकोर्स मेरे मार्कर पेन है, अच्छा नहीं बना है, आप अपने हिसाब से, इस मतलब नाम याद होना चाहिए आपको। मेरा कहने का मतलब ये ठोसीकृत अमोनियम समझना है हुआ कैसे। जैसे ये एक इसमें क्या था कि ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन विधि के अंदर ये जैसे इसके अंदर बीकर के अंदर हम क्या डालेंगे, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड डाल दिया या चीनी की प्याली है, ठीक है। इसको हम जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये ठोस रूप में सॉलिड है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, मतलब ठोस है। ये ठोस सीधा गर्म करने पर गैस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, समझे आप? गैस बन जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो पीछे जो होगा ना, ये गैस ऊपर आ जाएगा, पीछे जो बचेगा वो नमक रह जाएगा पीछे, अंत में अमोनियम क्लोराइड। और नमक शेष बच जाएगा, नमक पीछे रह जाएगा। ये आप कर लो नोट्स, ठीक है, बना दो। अगर आप चित्र के थ्रू आप अगर समझ जाओ ना, तो आप परिभाषा आप खुद बना लोगे, ठीक है। आप बनाओ नोट से। अगर आपने चित्र बना दिया है तो अब हम आगे पढ़ेंगे एक और दूसरी विधि, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होगा, इस विधि के अंदर हम देखते हैं कि इसमें भी अघुलनशील, मतलब अघुलनशील नहीं होंगे, इसमें घुलनशील दरो है। दो यदि घुलनशील है, आपस में घुल जाते हैं, तब उसको अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो मतलब इसे क्वथनांक के आधार पर होगा, समझे आप? तो हम आसवन विधि के अंदर क्या करेंगे कि जब दो घुलनशील दरो है, घुलनशीलों का मिश्रण है, उसमें जब हम एक को हम गर्म करेंगे, तब वो जिसका क्वथनांक कम होगा वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठने पर वाष्प बनेगा ना, उस वाष्प को ही हम इकट्ठा कर देंगे, वाष्प को वापस
वापस बदल कर हम अलग कर देंगे दो पदार्थों को। समझे आप? तो हम आसन विधि विधि को पढ़ेंगे। जैसे हम देखें इस विधि के अंदर इस विधि में क्वोथनांक के आधार पर सबसे पहले अगर आप आसन विधि आ रही है तो मतलब सबसे पहले आपको लिखना है कि इस विधि में हम क्वोथनांक के आधार पर पदार्थों को अलग करेंगे। इस विधि में क्वोथनांक के आधार पर, वीडियो आ रहा है? वीडियो सही आ रहा है साहब, है ना? इस विधि में क्वोथनांक के आधार पर क्वोथनांक के आधार पर घुलनशील द्रवों को, घुलनशील मिश्रण को जैसे एसीटोन और जल, एसीटोन तथा जल, इसमें क्या होगा? जब हम एसीटोन होगा ना, एसीटोन का क्वोथनांक कम होता है, ठीक है, क्वोथनांक कम होगा तो मतलब इस कम क्वोथनांक के कारण ये वाष्प, इसको हम जब गर्म करेंगे, दोनों का मिश्रण है जल और एसीटोन का, तब ये एसीटोन हल्का होने, क्वोथनांक कम होने के कारण ये ऊपर उठ जाएगा और जो वाष्प में कन्वर्ट होगा तो उस वापस हम उसे विधि के द्वारा, मतलब आसन विधि के द्वारा एसीटोन में वापस कन्वर्ट करके एसीटोन अलग कर देंगे और जल को अलग कर देंगे। समझे आप? और एक इसी में प्रभाजी आसन विधि होती है। उस पहले ये आप नोट, एसीटोन क्या होगा, मतलब जैसे एसीटोन गर्म करने पर वह कम क्वोथनांक के कारण ऊपर उठ जाएगा, फिर बाद में आसन विधि द्वारा हम उसे अलग कर देंगे। एक एक होता है प्रभाजी आसन विधि, इसकी टेम्परेचर फिक्स होता है 25 केल्विन से कम। समझा? प्रभाजी आसन विधि। तिरपन मिनट। तो मतलब आज वीडियो मतलब थोड़ा पूरा पढ़ाने का विचार था, लेकिन हम प्रभाजी आसन विधि की तक ही पढ़ेंगे, मतलब पीछे कम ही रहे यौगिक वगैरह हम वो, आज लेक्चर पूरा हो जाता, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर और क्लास है। 53 मिनट हो गए, मतलब बहुत ही कम टाइम रहा है, तो मतलब अगर शॉर्ट में हम लिखना चाहिए प्रभाजी आसन विधि, तो मतलब इस विधि में ये सेम ही होगा, मतलब इस विधि में क्वोथनांक के आधार पर, क्वोथनांक के आधार पर इसमें भी घुलनशील मिश्रण को अलग किया जाता है, इसमें घुलनशील लेकिन जो दो घुलनशील मिश्रण होते हैं ना, घुलनशील मिश्रण का
एक और क्लास है मेरी अभी, एक घंटा आपका पूरा होने वाला है। घुलनशील मिश्रण, घुलनशील मिश्रण मतलब क्या होगा, इसमें हम दो घुलनशील मिश्रण का क्वथनांक का अंतर, क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन, 25 डिग्री केल्विन से भी कम होता है। आप में एग्जाम्पल इसमें पूछ सकते हैं, ये एक प्रभाजी आचरण विधि के दो एग्जाम्पल उदाहरण बताइए, ये सवाल आ सकता है आप। तो पहला उदाहरण हो जाएगा वायु में विभिन्न मिश्रणों को अलग करना, में उपस्थित मिश्रण में अलग करना। और दूसरा हो गया पेट्रोलियम में उपस्थित विभिन्न अवयव, पेट्रोलियम में अलग करना। आगे आपका चैप्टर मतलब थोड़ा सारा है, लेकिन देख लेते हैं कितना रहा है, अगर हो सकता है 5 मिनट के अंदर। देखो आप, मैंने आपको आसन विधि पढ़ा दी, प्रभाजी आसन विधि पढ़ा दी, अब आपको पीछे क्या कह रहा है। अब आपका मतलब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मेन तो यही टॉपिक है अभी। अगर आप साउथ पूरे हो सकते हैं अभी, मतलब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था, पिछले में पूरा समझा दिया था, मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप बोलो तो मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अंतर बताया था, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे आपको मैं अभी समझा देता हूँ, भौतिक परिवर्तन वो होता है जो बाहरी रूप में हम देख सकते हैं, मतलब जैसे कि एक पानी है, वो एक गैस में बदल सकता है और ठोस मतलब बर्फ में बदल सकता है। हम उसे वापस चाहे तो वापस वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे में बदल जाता है तो वापस वो चेंज नहीं हो सकता। उसमें रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा, उसमें ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, निकलती है। लेकिन इसमें जो भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा बहुत ही कम होती है। ये एक भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय है, एक रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणीय है, मतलब वापस उसे चेंज नहीं कर सकते, समझे आप। और जैसे और एग्जाम्पल समझे तो मतलब भौतिक परिवर्तन है वो एक बार हो जाए दोबारा वापस बदल सकते हैं, अभी आपको समझे वही है। जैसे एग्जाम्पल समझे तो मतलब जैसे पानी को हमने बर्फ में बदल दिया, लेकिन इसमें जो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है वो किसी चीज़ का जलना, किसी चीज़ को जला दिया, उसके बाद में जैसे हमने सिंपल जो कार्बन के बने होते हैं उनको जला दिया, वापस हम उसे दोबारा नहीं, वापस अगर वापस सिंपल बनाना चाहे तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक बार रिएक्शन हो गई है, उसी उसी को वापस कन्वर्ट करना, उसी में चेंज करना बहुत नामुमकिन है। लेकिन पानी को आसानी से बर्फ़ में बदल सकते हैं और बर्फ़ को आसानी से पानी में चेंज कर सकते हैं, समझे आप। और अब ये पीछे आपके कौन सा रहा है, आप इन नोट्स बनाओ। अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में तत्व यौगिक जो शुद्ध पदार्थ होते हैं। मैंने अभी आपको कल उस पहले लेक्चर में समझाया था तत्व यौगिक, हम फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्या होते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ में, रासायनिक पदार्थ में जो मूल रूप है तत्व का, वो एक मूल रूप होता है। छोटा से छोटा अगर हम किसी पदार्थ का मूल रूप देखें तो तत्व होता है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों के गुण पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे, फिर यौगिक पढ़ेंगे। तत्व ही मिलकर आपस में यौगिक बनाते हैं। तो मतलब
रासायनिक, हेडिंग लिखो, रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर देखें तो मतलब तत्व या यौगिक, ठीक है। तो मतलब रासायनिक संगठन के आधार पर यदि हम वर्गीकरण को समझे, या वर्गीकरण लिख दीजिए आप, तत्व, दूसरे यौगिक। अब यदि हम तत्वों को पढ़े, तत्व क्या होता है, मतलब किसी भी रासायनिक, किसी भी पदार्थ, रासायनिक किसी भी पदार्थ का सरलतम रूप, मूल रूप से देखे, मूल रूप से देखें तो सरलतम रूप, या जिसे विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उन्हें तत्व कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ का मूल रूप, इसे सरलतम रूप, इससे ज़्यादा तत्व, मतलब किसी भी पदार्थ में यदि हम सरलतम रूप में बांटना चाहे, मतलब छोटे छोटे रूप में देखना चाहे, तो मतलब क्या होगा, मैंने आपको बोला कण से मिलकर तो बना है पदार्थ, लेकिन सरलतम रूप में हम देखें तो तत्व एक सबसे छोटा से छोटा, हम बोल सकते हैं ये इस तत्व से मिलकर बना है, समझे आप, मतलब सरलतम रूप तत्व कहेंगे। अब दूसरी हेडिंग डालो यौगिक, तो मतलब तत्व समझ में आ गया तो यौगिक भी समझ में आया। ये एक शुद्ध रूप का है, एक ही पदार्थ, इसमें दो पदार्थ नहीं लिखे हुए। मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको क्या बोला था, मतलब जैसे कि कोई शुद्ध पदार्थ है और दूसरा एक अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ में हमने पिछले लेक्चर में हमने मतलब चर्चा की थी फुल, लेकिन अब शुद्ध में देखें मतलब तत्व मतलब एक ही पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, तत्वों के बारे में, और यौगिक के बारे में भी एक ही पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हम कैसे बोलेंगे, जो एक ही पदार्थ से बने हो, समझे आप। और यौगिक क्या होता है, मतलब जिसमें दो तत्व, लेकिन तत्व भी दो प्रकार का होता है। मतलब तत्वों को ही हम जैसे कि समझे सर, तत्वों का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम एक समझे तत्वों को ऐसे बांट सकते हैं, समझने के लिए बोल सकते हैं कि जैसे एक धातु है, एक अधातु है, एक उपधातु है, समझे आप आपने अभी पढ़ोगे आप सारणी, मतलब वो आवर्त सारणी बोलेंगे उसे, उसको पहले मतलब जैसे धातु अधातु उपधातु है, मतलब जैसे कि यानी हम ऐसे बोलना चाहे, मतलब तत्वों को हम जैसे बांटना चाहे आगे, धातु अधातु और उपधातु। धातु का एग्जाम्पल हम देखें, जैसे जिसमें विद्युत धारा बहती है, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, और अधातु लकड़ी हो गई, ठीक है, और उपधातु जर्मेनियम वगैरह ऐसे एग्जाम्पल है। तो मतलब तत्वों को ही हम धातु अधातु और उपधातु बांट सकते हैं। तो मतलब ये आपका धातु अधातु उपधातु पहले पढ़ लेते, फिर बाद यौगिक देखते हैं। धातु अधातु और उपधातु,
मतलब धातु, सबसे पहले हम देखें धातु किसे बोलेंगे। धातु हम उसे बोलेंगे जिसमें विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे धातु का एग्जाम्पल देखे लोहा वगैरह, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधातु देखे जिसमें विद्युत की कोई धारा नहीं बहती है, और मतलब ये विद्युत के कुचालक होते हैं, समझे आप। और अब जैसे और देखें, मतलब जैसे हम धातु को और खींचते जाए तो छोटे छोटे रूप, मतलब उसको जैसे इतना बड़ा धातु है, जैसे आपके सामने एक लोहा पड़ा है। जैसे हम धातु का एग्जांपल दें, मैं आपको धातु के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मतलब धातु अगर समझाए तो मतलब जैसे आपके सामने एक लोहा या लोहा इतना बड़ा, अब अगर खींचे उसको मजबूती से, मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ यंत्र है उसको खींचे, तो हम उसको इतनी खींच सकते हैं कि एक इतना बड़ा लोहा भी इतना है, लेकिन हम इसको लंबा तार के रूप में बहुत इधर से 10-15 किलोमीटर लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। मतलब ये एक अज्ञात वर्धनीय है, तन्य होता है। मतलब इसको खींचने के लिए ये हम खींच कर इसे पतला बनाया जा सकता है। इस लंबे को हम पतले में बना कन्वर्ट, तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अधातु में धातु, अधातु और उपधातु। अधातु में क्या होगा कि हम खींच नहीं सकते, अगर हम खींचेंगे वो टूट जाएगा, भंगुर प्रकृति का होता है, समझे आप। ये अज्ञात वर्धनी होता है, ये एक अज्ञात तन्य होता है, ये ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में गुण, मतलब इसमें अधातु के गुण पाए जाते हैं, उपधातु के गुण भी पाए जाते हैं, उसे उपधातु बोलते हैं। जैसे अभी आपको समझाता हूँ मैं। धातु, धातु में हम उसे बोलेंगे जो अज्ञात वर्धनीय होता है। तन्य होता है, लंबा, तार का रूप दे सकते हैं। लेकिन ये एक भंगुर प्रकृति का होता है। उपधातु दोनों के बीच, धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं। उपधातु क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण, मतलब दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं। उपधातु, धातु एंड अधातु के दोनों के बीच के गुण बीच के गुण दर्शाते हैं। और दूसरा देखिए, ये एक समकीला होता है। धातु एक समकीला होता है, आप समक पाई जाती है धातु में। ये समकीला नहीं होता है, समकीला नहीं होता है। और वो दोनों के बीच में गुण दर्शाता है, ये सेम है इसकी प्रॉपर्टी। दूसरी, तीसरी प्रॉपर्टी देखें हम, ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत या प्रकाश, प्रकाश नहीं है, विद्युत, विद्युत का या ऊष्मा, विद्युत का सुचालक होता है। इसका होता है विद्युत का, ये कुचालक होता है, कुचालक होता है, समझे आप। और इसका एग्जाम्पल दे, सोना, लोहा। इसका उदाहरण दे लकड़ी,
इसका उदाहरण दिया जर्मेनियम। या आप आगे पढ़ोगे, मैं विस्तार से पढ़ाऊँगा उपधातु। तो बच्चों, मेरा आगे क्लास है और अब आपके लगभग पूरा हो गया है। समझो आप एक है जो बुक के अंदर दिया हुआ, आप चाहो तो खुद भी इतना समझने लायक नहीं है। यौगिक और मिश्रण में अंतर दिया होगा शायद, लास्ट बुक के अंदर है। तो आप वो मैं आगे अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, या आप खुद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा। वो एक छोटा सा एक वीडियो रहेगा, या मैं उस अगले वीडियो में ही ये समझा दूंगा। अगला आपका पार्ट आएगा परमाणु अणु, उसके साथ मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको कुछ समस्या लगे, कुछ और भी जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आए, मेरे से कोई पॉइंट मतलब जैसे और आपके बुक के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई है और मैं आपको नहीं बता पाता हूँ, या कुछ भूल जाता हूँ ऐसे बीच में, इतने बड़े लेक्चर में, इतने बड़े लेक्चर में पहले ही सोचता हूँ ये पढ़ाना, कुछ बातें दिमाग से बीच में निकल जाती है, तो मतलब मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। तो मतलब वो आप मुझे बता दो सर, आप मतलब ये चीज़ भूल गए हो तो मतलब अगले लेक्चर में पढ़ा देना। फिर मैं खुद वीडियो को दोबारा एक बार मतलब देखूंगा कि क्या क्या नहीं पढ़ा है, मैं भूल गया हूँ बीच में। तो मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ समझ में आए। पूरी मेरा 100% मैं आपको पूरा दूंगा आपकी तरफ। और आपको भी मतलब थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट कर, मतलब थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है कि यार अगर कुछ बातें अगर मतलब नहीं बताइए तो मैं खुद बुक के अंदर देखकर, मैं अपनी साइंस की मेरे पास बुक है और मैं उसके अंदर देखकर भी मैं खुद सॉल्व कर सकूँ। मैं मतलब ऐसी कुछ बातें ऐसी भी होती है जो मतलब मुझे लगता है आप खुद पढ़ दोगे यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम सारी बातें अगर बताएंगे ना तो मतलब कुछ इतनी सरल होती है कि बाकी वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर यार ये भी बात आप बता रहे हो, ये तो हम खुद पढ़ लेते हैं, साइंस में है। मतलब अगर हिंदी किताब हो, मैं खुद आपको पूरी किताब पढ़ कर सुनाता, लेकिन मतलब ये एक ऐसी विषय है मतलब जो हमें खुद को भी पढ़ना पड़ेगा और टीचर्स की सहायता से हम खुद पढ़ सकते हैं, समझे आप। तो मतलब कुछ चीज़ें हमें एनसीईआरटी या आपकी जो भी बुक है, जो भी आप बोर्ड वाली बुक है, तो मतलब आप जो आपकी स्टेट की अलग अलग बुकें हैं उसके हिसाब से आप अपने देख सकते हो कि यार ये पॉइंट मैं खुद भी तैयार कर सकता हूँ। तो मतलब अपना ध्यान रखो, और अगला लेक्चर मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका कोर्स मैं समय पर पूरा कराऊँ। मेरी जिम्मेदारी है अब, और मैं मेरी 100% मैं आपको 100% की सहायता से मैं आपकी हेल्प करूँगा। पढ़ते रहो और भी अपने फैमिली का और अपना ध्यान रखो। ओके।